हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुरु मंत्र सिविल क्लास पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग करने वाले हैं टेस्ट डिस्कशन, और ये है टेस्ट जो आपका फुल लेंथ टेस्ट होता है उसका ही पार्ट बी है। ये पार्ट बी में क्वेश्चंस आपके रहेंगे ज्योग्राफी से, साइंस से एंड बिहार स्पेशल। सो वी विल बी सॉल्विंग 55 क्वेश्चन अभी, और फिर आप लोग अपना चेक कर सकते हैं कि टेस्ट में आप लोगों ने कैसे परफॉर्म किया। इन केस यू नीड द ये इसका एक्सप्लेनेशन, इफ़ यू वांट द एक्सप्लेनेशन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू विजिट gurumantra.online, और वहाँ पे आपको सेक्शन में एक्सप्लेनेशन मिलेगा, वो आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज वी आर डूइंग इट नाउ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो पहला क्वेश्चन है ये है आपका ज्योग्राफी से। ठीक है, पहले देखते हैं क्वेश्चन और समझते हैं इसको पहले। The Koleru Lake is located between deltas of which among the following river? कोलेरू झील जो है निम्नलिखित में से किस नदी के डेल्टा के बीच स्थित है? ठीक है, तो जनरली वी नो कि जो डेल्टा बनते हैं बिटवीन द जो लेक बनते हैं वो डेल्टा के बीच बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कृष्णा एंड गोदावरी, महानदी एंड गोदावरी, सुवर्ण रेखा एंड महानदी एंड बैतरणी एंड ब्रह्मणी। ठीक है, तो ये कोलेरू लेक जो है वो आंध्र प्रदेश में है, विच इज़ इन द डेल्ट्रॉइड रीजन ऑफ कहाँ कृष्णा और गोदावरी। ठीक है, तो फर्स्ट विल बी योर ऑप्शन ए जो है वो सही है। एंड देर इज़ वन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू नो अबाउट कोलेरू लेक इज़ दैट कि ये जो है ये रामसार साइट भी है। रामसार कन्वेंशन फॉर वेटलैंड हम लोगों को पढ़ना है, तो ये रामसार साइट भी है वेटलैंड के लिए। ठीक है, डेल्टा के बीच में बना ही हुआ है, तो ये वेटलैंड है। तो कोलेरू लेक को हम लोग एज ए वेटलैंड भी, रामसार वेटलैंड भी पहचानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैप्स रेट इज़ रिलेटेड टू डिक्रीज ऑफ। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग जैसे माउंटेन पे चढ़ रहे हैं, या माउंटेन पे नहीं, फ्लाइट में भी अगर आप हैं, तो धीरे धीरे जब हम लोग हाइट बढ़ता है हम लोगों का, तो टेम्परेचर जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर वहाँ पे क्या होता है, लैप्स रेट आपको देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 330 फीट की चढ़ाई के लिए 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान। ठीक है, हर बार जब 330 मीटर ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर में आपको टेम्परेचर बदला हुआ दिखता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रुप ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ठीक है, बोला जा रहा है कि मंगल ग्रह जो है और बृहस्पति ग्रह के बीच एक रीजन है, और उस रीजन में क्या पाया जाता है। ठीक है, तो वो जो रीजन है मंगल ग्रह और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाली चट्टानें हैं, वो जो रीजन होता है वो चट्टान का बना हुआ है, और वो जो चट्टान के छोटे टुकड़े हैं उसको हम लोग एस्टेरॉयड कहते हैं। ठीक है, दैट इज़ एस्टेरॉयड बेल्ट, और ये कहीं पे नहीं मिलता है हमारे सोलर सिस्टम में। इट इज़ बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, मार्स और जुपिटर के बीच में जो चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों का एक रीजन मिलेगा, एक बेल्ट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द क्वेश्चन इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज इट्स। किसी स्थान का देशांतर उसकी क्या है। ठीक है, उसकी एंगुलर डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व या पश्चिम का कोणीय दूरी है। एंगुलर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर, एंगुलर डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू पोल स्टार। ठीक है, तो एज यू कैन सी लॉन्गिट्यूड जो होता है उसको हम लोग हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं ईस्ट और वेस्ट से। ठीक है, हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, आपको कभी भी दिखेगा ई लिखा दिखेगा या फिर डब्ल्यू दिखा रहेगा। सिमिलरली व्हेन वी विल टॉक अबाउट लैटिट्यूड, तो वहाँ पे आपको एन और एस दिखेगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कैसे इसको क्या होता है। ठीक है, तो जो देशांतर होता है वो एंगुलर डिस्टेंस है ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन का।
द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, किसी तारे की तारे का टिमटिमाना किस कारण से होता है। ठीक है, तो हम लोग जो तारा सब देखते हैं, तारे हम लोग देखते हैं रात में, तो वो बहुत दूर है। ठीक है, तो हम लोगों को बहुत बड़ा तो नहीं दिखता है। स्टार जो है वो सन ही है, बट इतना पास नहीं है, बहुत दूर है, इसीलिए हम लोगों को सन की तरफ बड़ा सा नहीं दिखता है। बट द थिंग इज, हम लोगों को स्टार जो है कैसा दिखता है कि ट्विंकल कर रहा है ना, ट्विंकल कर रहा है, जबकि जो सन कर रहा है वही स्टार भी कर रहा है। बट द थिंग इज, स्टार जो है बहुत ज़्यादा हाइट पे है, प्लस क्या है कि जो स्टार होता है वो ट्विंकल क्यों करते रहता है, बिकॉज एटमॉस्फेयर का जो डिफरेंट लेयर है उसके वजह से रेयर फ्रैक्शन नाम का फेनोमेना हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब डेंसिटी अलग अलग होता है, जैसे कोई थिक है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा, फिर एयर जो है वहाँ पे कम हो जा रहा है, फिर एयर है ज़्यादा हो जा रहा है, एयर है कम हो जा रहा है। ठीक है, तो वायु का ज़्यादा होना या वायु का कम होना, उसके वजह से क्या होता है कि डेंसिटी में अंतर आता है, और उस डेंसिटी में अंतर आने की वजह से रेयर फ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन सा हमारा बैठता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे डी हमारा बैठ रहा है, एटमॉस्फेरिक रेयर फ्रैक्शन ऑफ द स्टारलाइट, तारों के प्रकाश का वायुमंडल अपवर्तन। ठीक है, तो वो जो डेंसिटी अलग अलग हो जाता है उसकी वजह से क्या होता है, अपवर्तन वाली जो फेनोमेना है वो देखने को मिलती है, जिसके वजह से हम लोगों को लगता है कि स्टार ट्विंकल करता है, बट वो मतलब वो सच में ऐसा नहीं कर रहा होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द अर्थ रिसीव सन एनर्जी एट द इंफ्रारेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। द अर्थ रीरेडिएट्स सन हीट एज अल्ट्रावायलेट एनर्जी। इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि अर्थ जो है वो क्या करता है, पृथ्वी स्पेक्ट्रम के अवरक्त छोर पर सूर्य की ऊर्जा प्राप्त करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो पृथ्वी है वो हमारा कौन सा पार्ट ये कर रही है, रिसीव कर रही है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। इंफ्रारेड तो नहीं है ना, इंफ्रारेड नहीं है। हम लोग देखते हैं कि हमारा जो फोटोसिंथेसिस होता है वो पार रीजन में होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन में, दैट इज 400 से लेके 700 nm तक। ठीक है, तो वो वाला रीजन जो विजिबल स्पेक्ट्रम का रीजन होगा वो होगा, तो ये वाला कट गया। ठीक है, फिर बोल रहा है कि अर्थ जो है वो री-रेडिएट करता है हीट को एज अ अल्ट्रावायलेट। ठीक है, तो ये वाला भी स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा दोनों स्टेटमेंट गलत है, जिसकी वजह से आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, study the following statement about the interior of earth and select the correct answer from the given code below। ठीक है, तो इसमें पृथ्वी के आंतरिक जो भाग है उसके बारे में लिखा हुआ है, और इसमें से आपको पता करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखो सबसे पहला क्या है, द एवरेज डेंसिटी ऑफ आउटर क्रस्ट इज 2.8, द क्रस्ट इज separated from mantle which is called Gutenberg discontinuity. There is sudden increase in velocity of P waves along the mantle core boundary. Inner core of earth is in molten state. ठीक है, I will give you some time so that you people can analyze this, because there has been they have given फोर ऑफ द ऑप्शन। ठीक है, तो आपको इसमें समझना होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट यस यू कैन ट्राई दिस। ओके, अब ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं बीपीएससी में, जो कि चांसेस है कि अब बीपीएससी इसी तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, तो इसको कैसे हम लोग हैंडल करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 के साथ 2, 2 के साथ 3, 1 और 3 और 3, 4। अगर आप कोई भी स्टेटमेंट को एलिमिनेट करते हैं तो आपका 2 ऑप्शन ही बचेगा आंसर करने के लिए। से फॉर एग्जाम्पल, ये तो सबको पता है ना कि पृथ्वी की आंतरिक कोर पिघली हुई है। ठीक है, हम लोगों को जो पृथ्वी दिखती है बाहर से वो सॉलिड है,
बट अगर आप कोर में जाइएगा तो दैट इज इन मॉल्टन स्टेट, ठीक है। तो एक तो हमको पता चल गया कि 4 सही है, ठीक है। तो चलो 4 सही है पता चल गया, तो अब हम लोगों को ज़्यादा माथापच्ची करना ही नहीं है, एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 4 सही है ना, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ये जो क्रस्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम मैंटल है उसको हम लोग मोहो डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट इग्नियस रॉक। जो आग्नेय चट्टान होते हैं उनके बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। दे आर क्रिस्टलाइन, वे क्रिस्टलीय होते हैं, उनकी एक परतदार संरचना होती है। दे कंटेन मेटल्स, दे कंटेन फॉसिल्स, ठीक है। तो इसमें भी वही करना है आपको, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा, नहीं पता है तो क्या करेंगे आप। देखिए इग्नियस रॉक जो होता है ना वो किस चीज़ से बना होता है, वो बना होता है एकदम वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो उससे जो लावा आया वो अपना कोल्ड हो गया तब जाके इग्नियस रॉक बनता है। तो उसमें क्या होता है, सेडिमेंटरी रॉक नहीं है वो, कि उसमें जीवाश्म का वो परत बनेगा, ठीक है। तो ये फॉसिल्स वाला लाइन ही गलत हो गया। फॉसिल बनने के लिए हम लोगों को चाहिए, फॉसिल बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। तो अब हम लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे 4 वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, ठीक है। नाउ वी विल सी कि कहाँ 4 इज मेंशन, तो सी एंड डी, ठीक है। तो या तो आपका 2 और 3 में से अब आपको चेक करना है ये कौन सा सही है, ठीक है। तो जब वोल्केनिक रॉक्स होता है, आग्नेय चट्टान को अगर आप देखेंगे तो उसमें आप लेयरिंग नहीं देखेंगे, जबकि आपको जब सेडिमेंट्री रॉक दिखेगा तो वहाँ पे आपको लेयर दिखेगा, स्ट्रैटिफाइड होता है वो रॉक, ठीक है। तो यहाँ पे एक और स्टेटमेंट जो गलत है वो है दे हैव लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो 2 and 4 गलत है, दैट इज योर डी, 63 का डी। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन मीन्स द इंक्रीज इन द, ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ क्या है, किस चीज में वृद्धि, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ स्पीसीज, साइज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या बायोमास। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, क्या चीज बढ़ जाता है, ठीक है, क्या चीज बढ़ जाता है। तो देखो बायोमैग्निफिकेशन आप लोगों का क्लास भी हुआ है और क्लास में हम लोगों ने देखा था कि बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है कि पॉल्यूटेंट जो है वो एक ऑर्गेनिज्म में घुसेगा, फिर वो ऑर्गेनिज्म को कोई और खा लेगा तो उसमें भी चला जाएगा, इस तरीके से वो मैग्नीफाई हो जाता है। और क्योंकि हम लोग बायोलॉजिकल चीज़ों को ले रहे होते हैं इसीलिए वी आर कॉलिंग इट एज बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो आंसर विल बी 64 का ए। The horizontal distribution of temperature of ocean water is largely affected by, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल महासागर के पानी की तापमान की क्षैतिज वितरण जो होती है वो मुख्य रूप से किस किस चीज से प्रभावित होती है, ठीक है। तो किस किस चीज से प्रभावित होती है, डेप्थ ऑफ वाटर इन द ओशियन नहीं, कभी नहीं होगा, ठीक है। तो पहले आप देख लो डेप्थ ऑफ ओशियन से क्या मतलब है, टेम्परेचर को, राइट। तो यहाँ पे देख लेंगे कि आपका 1 स्टेटमेंट तो पहले ही गलत है, तो 1 स्टेटमेंट कहाँ कहाँ लिखा हुआ है वो गलत हो जाएगा, ए बी डी गलत हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। उतना ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगाना है, अगर आपको मिल गया अपना कोड तो फिर उसको आंसर कर दीजिए और आगे चले जाइए। नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द हाइट फ्रॉम द अर्थ सर्फेस, ठीक है। सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर तापमान जो है वो घट जाता है, ठीक है। ये हम लोग देखे ही हैं, जब हम लोग एटमॉस्फेयर का क्लास कर रहे थे तो हम लोग देखे थे कि एक लेयर में बढ़ता है फिर एक लेयर में घट जाता है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको बताना, और धीरे धीरे जब हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड्स ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। वायुमंडल को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर गर्म किया जा सकता है। देयर इज मोर मॉइस्चर इन अपर एटमॉस्फेयर, जो ऊपर वाला जो पार्ट है एटमॉस्फेयर का, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है, उसको बोल रहा है कि ये इसमें ज़्यादा मॉइस्चर होता है। द एयर इज लेस डेंस इन अपर एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि करेक्ट आंसर कौन सा है, करेक्ट कोड कौन सा है, ठीक है। तो सी दिस वन, नंबर 2, यहाँ पे मॉइस्चर की बात हो रही है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर में जब धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं तो मॉइस्चर विल बी वेरी लेस, क्योंकि फिर वो
हीटेड होते जा रहे हैं, ठीक है। तो मॉइस्चर उसमें मोर होने का कोई ऐसा ही नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है कि मॉइस्चर होगा। एक तो एयर जो है वो कम होते जाता है, ठीक है, धीरे धीरे वो कम हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द एयर इज़ लेस डेंस, ठीक है। अभी जो हम लोग निकलेंगे, जैसे अर्थ के सतह से निकलते हैं फ्लाइट की ओर, आप देखेंगे तो धीरे धीरे आपको दिखेगा कि और क्लियर होते जाएगा, ठीक है, और जो डेंसिटी होती है एयर की वो धीरे धीरे कम होते जाएगी, ठीक है। उसके वजह से आपको प्रेशर भी फील आता है। तो वहाँ पे दो चीज़ हम लोग समझ रहे हैं कि मॉइस्चर का कंटेंट भी घट जा रहा है और एयर का जो वॉल्यूम है वो भी घट जा रहा है, ठीक है, जिसके वजह से वो लेस डेंस हो जा रहा है एंड मोर मॉइस्चर वाली बात ही गलत है, ठीक है। तो 2 इज रॉन्ग, सो द आंसर विल बी योर 1 and 3, C. Which of the following are impacts of global warming? ग्लोबल वार्मिंग के वजह से क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है? तो राइज इन सी लेवल, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज एंड ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ। तो देखो ऐसे वाले क्वेश्चन में ज़्यादातर ऐसा होता है कि ऑल ऑफ द अबव इज राइट, ठीक है। वैसे भी हम लोग अगर लॉजिकली एक बार देख भी लें तो राइज करेगा टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग है तो पानी का लेवल तो बढ़ेगा ही, जैसे जैसे जहाँ जहाँ आइस है वो मेल्ट हो जाएगा और वो पानी बन जाएगा, इसीलिए देयर इज राइज इन सी लेवल। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, जहाँ जहाँ ये है आइस है, ग्लेशियर है, वो तो मेल्ट होगा ही जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो 1 and 2 तो करेक्ट। फिर स्प्रेड ऑफ डिजीज, तो इसमें ऐसा होता है कि आपको लार्जर इम्पैक्ट देखना है। लार्जर इम्पैक्ट का मतलब कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके बाद क्या होगा कि जो जानवर हैं या ह्यूमन बीइंग है वो सब भी ज़्यादा टेम्परेचर पे जाके मरने लगेंगे, तो वहाँ पे डिजीज़ का भी ट्रांसफ़र हो सकता है। एंड द 4th वन इज ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोरल रीफ में जो जूस एंडली होता है जिसके वजह से कलर आता है, एल्गी, इट इज़ अ टाइप ऑफ एल्गी, और उसी के वजह से कोरल रीफ में कलर आता है, तो वो सब भी दे विल डाई, सो द कलर विल ऑल्सो चेंज। तो कलर चेंज होकर ब्राउन हो जाता है वो, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कोरल रीफ की ब्लीचिंग हुई है। सो द आंसर विल बी 1, 2, 3 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिड रेन के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण के कारण होती है, ठीक है। एसिड जो रेन होता है वो एसिड की बारिश हो रही है, बट क्यों हो रही है, ठीक है। एसिड जो बारिश होता है, पानी तो है ही उसमें, ऐसा क्या ऐड हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि एसिड रेन हो रहा है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बारिश तो हो ही रही है, पानी तो आ ही रहा है, बट यहाँ पे क्या होता है कि जैसे NO2 है, NO2 के साथ वाटर मिलेगा तो ये HNO3 बना देगा, ठीक है, विच इज़ ये क्या है, नाइट्रिक एसिड है। फिर SO2 है, SO2 में H2O मिला देंगे तो हम लोगों का क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। और ये दोनों जो एसिड है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, जिसके वजह से हम लोग बोलते हैं कि अम्लीय वर्षा जो हो रही है वो SO2 एंड NO2 के वजह से हो रही है, ठीक है। सो द ऑप्शन विल बी D, 68 का D। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज स्टैंडर्ड क्राइटेरियन फॉर, जैविक ऑक्सीजन मांग जो है एक मानक मानदंड है किस चीज़ का, मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे बॉडी में जो हम लोग ब्लड का लेवल मेजर करते हैं उसको BOD बोलते हैं। कंप्यूटिंग ऑक्सीजन लेवल इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कोई ऑक्सीजन कंप्यूट करने नहीं जाता है, ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं है, बट हाँ अगर वैसे ज़रूरत पड़ेगी तो दे विल, अदरवाइज ऐसा नहीं कि इट इज़ अ जेनेरिक वर्ड। फिर पॉल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक सिस्टम, असेसिंग ऑक्सीजन लेवल इन हाई ऑल्टीट्यूड। तो यहाँ पे ऑप्शन से ही लग जा रहा है कि पॉल्यूशन ऐसे है। एक्चुअली BOD क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनको जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल उसको इनऑर्गेनिक में चेंज करना है तो उसके वजह से उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ये बैक्टीरिया को, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि जितना उसको चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं कि वो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पे आपको देखना है मैचिंग कौन किससे मैच नहीं कर रहा है, करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। सो हेयर मर्क्यूरी जो है, ये मर्क्यूरी किस रोग को लगाता है, मिनामाटा, कैडमियम से इटाई डिजीज होता है, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम, और फ्लोराइड से क्या होता है, फ्लोरोसिस हो जाता है। फ्लोरोसिस
फ्लोरोसिस ऐसा प्रॉब्लम है जैसे दांत में ये होता है। फ्लोराइड हमारे टीथ का वन ऑफ द मेजर कंटेंट इज फ्लोराइड, ठीक है। तो जब फ्लोराइड का डेफिशिएंसी होगा, इनकेस कोई जैसे चॉकलेट खा रहा है, ठीक है, और उसके वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है कि चॉकलेट को डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया फिर उस पर अपना ये एंजाइम डालेगा, और उसके वजह से क्या होता है कि दांत में ही कैविटी हो जाता है। तो वो फ्लोराइड की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इनडाइजेशन नहीं बोलेंगे, अपच नहीं होता है, फ्लोराइड की वजह से अपच नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटलिस्ट फर्स्ट गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। ये सब सारा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से लिया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी में एक चैप्टर है पॉल्यूटेंट वाला ही, उसमें आप देखेंगे तो एकदम वहाँ से कट टू कट सारा कुछ है ये सब। तो इसीलिए ज़रूरी है आप एनसीईआरटी पे अपना कमांड रखें, ठीक है। दिस क्वेश्चन ऑल्सो हैज़ बीन टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बायोलॉजी, ठीक है। हॉटस्पॉट जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलता है और वो इंडेमिक स्पीसीज़ है, मतलब इंडेमिक स्पीसीज़ का मतलब वो उसका घर है, अगर वहाँ से लुप्त हो गया तो उसको लाना वापस पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए उसको वैसे जगहों को हॉट स्पॉट बोला जाता है। बायोडाइवर्सिटी के ऐसे स्पेस को हम लोग हॉट स्पॉट बोलते हैं, और ये हॉट स्पॉट वर्ड जो है वो नॉर्मन मायर्स के द्वारा दिया गया था। आप ऑप्शन है सी। नेक्स्ट, द पावर जनरेटेड इन विंड मिल, पवन चक्की में उत्पन्न बिजली, जो विंड मिल होता है उसमें जो बिजली बनी है ये किस पे डिपेंड करती है? टावर की ऊंचाई पर निर्भर करती है, हवा के वेग पर निर्भर करती है, हवा के वेग पर निर्भर नहीं करती है, इसके पास आसपास के पेड़ पर निर्भर करती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि देखो क्या कॉन्सेप्ट है, विंड मिल है। विंड मिल में आपको वही पंखा जैसा हमारा होता है कि एक सेंट्रल डिस्क होगा और उसके पास फिर उसके ये होंगे फैंस होंगे, ठीक है। तो फैंस इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करी है? जितना जोर से, जितना वेलोसिटी से विंड आएगा, हवा आएगा, वो उतना ही जोर से फिर घूमने लगेगा, और जब वो घूमेगा तो वो जो विंड एनर्जी है दैट विल टर्न इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा और उसको रख लिया जाएगा, ठीक है। तो वैसे केसेस में हम लोग बोलते हैं कि विंड एनर्जी का जनरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इट विल डिपेंड ऑन विंड वेलोसिटी। टावर के हाइट से कुछ नहीं है कि छोटा टावर दे दिए और बड़ा टावर दे दिए तो इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट डिफर करेगा, नहीं करेगा। फिर ये विंड की वेलोसिटी पे तो डिपेंड करता है, तो बी सी भी गलत है आपका। और ट्रीज आसपास में ट्रीज हैं तो विंड की वेलोसिटी को वो बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, बट ऐसा डायरेक्ट इफेक्ट हम लोग नहीं बोलेंगे कि इसका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे पड़ रहा है, ठीक है। सो द आंसर बिकम्स बी। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। सो दीज आर द चैप्टर्स जहाँ पे आप लोगों को एकदम बाय हार्ट कर लेना है। ये शुरुआत के ही चैप्टर्स में मिलेगा आपको। एनसीईआरटी का आई थिंक 11 एनसीईआरटी फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में ही है, एंड दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग। ये हम लोगों का क्लास भी ऑलरेडी हुआ है, इन केस यू हैव मिस्ड तो आप क्लास जाके फंडामेंटल यूनिट और ऐसा यूनिट वाला जो चैप्टर हुआ है वो उसमें कर सकते हैं आप लोग। वहाँ पे हम लोग देखे थे कि एग्जाम में क्या पूछ सकता है, यूनिट पूछ सकता है। बहुत सारे चैप्टर्स हैं और बहुत सारा यूनिट है, तो बेसिक वाले जो हैं बहुत इन डेप्थ वाले नहीं, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट nm² प्लस kg पर kg स्क्वायर, ठीक है, उसका यूनिट होता है। बट इतना टफ नहीं पढ़ना है, लेकिन छोटे छोटे जो आपको जो छोटे छोटे पैरामीटर्स हैं या इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं उसके यूनिट्स आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं क्या है इलेक्ट्रिक पावर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो P = Vj एक फॉर्मूला है जहाँ पे हम लोग देखेंगे V को हम लोग डिनोट करते हैं वोल्ट से, और J वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक जनरेशन हम लोग देखेंगे दैट विल बी एम्पियर। सो द आंसर इज 73 का C, वोल्ट एम्पियर। नेक्स्ट इज डैश इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। डैश का उपयोग ताप विद्युत संयंत्र में किया जाता है। ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है कि ताप बनाने के काम आएगा,
ठीक है, वहाँ पे हीट एनर्जी जो है वो जनरेट किया जाता है। तो हीट एनर्जी जनरेट किया जाता है तो दो चीज़ आपका यहाँ पे ऐसे कट गया, यूरेनियम और थोरियम। वो कहाँ पे यूज आएगा, जब हम लोग न्यूक्लियर प्लांट्स की बात करेंगे, नॉट थर्मल प्लांट्स। ठीक है, थर्मल प्लांट एंड न्यूक्लियर प्लांट आर बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंट है। थर्मल प्लांट में हम लोग टेम्परेचर के थ्रू हम लोग ये करते हैं, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर प्लांट में हम लोगों को क्या, न्यूक्लियर एनर्जी बनाने को मिलेगा। ठीक है, तो वायु भी खत्म, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी का फॉसिल फ्यूल। नेक्स्ट, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नाइदर रिन्यूएबल नॉर नॉन रिन्यूएबल एंड नॉन ऑफ द ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो न्यूक्लियर एनर्जी होता है, परमाणु ऊर्जा जो होता है उसको वो उसको रिन्यू नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारा आप देख रहे होंगे कि जैसे हमारा इंडिया भी दूसरे कंट्री के साथ एग्रीमेंट साइन करता है। जैसे थोरियम के लिए हमारा थोरियम फिर भी हम लोगों के पास मोनाजाइट का ओर है, बट वी हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यही चीज़ है कि आपके पास जो न्यूक्लियर एनर्जी का सोर्स है वो रिन्यू नहीं कर सकते हैं आप, उसको वापस से नहीं बनाया जा सकता। जो जिस कंट्री के पास है जितना उसी को बचा के रखना होगा, उसी का वाइसफुल यूज़ करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो हम लोगों को क्या समझ में आया कि जो न्यूक्लियर एनर्जी होता है वो नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, उसको हम लोग नवीकरण उसका नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 75 का बी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो एग्जॉस्टेबल है, समाप्त होने योग्य है, या फिर वो अक्षय है, कभी नहीं समाप्त होगा, और ना ही ये समाप्त होगा और ना ही ये अक्षय है। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता कि ख़त्म भी नहीं हो रहा है और ख़त्म नहीं भी हो रहा है, ख़त्म भी हो रहा है, टू एक्सपेंसिव, तो ये नहीं है। या तो आप इसमें आप बोलेंगे एग्जॉस्टेबल है या इनएग्जॉस्टेबल है। ठीक है, तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सब जो है वो कहाँ से हम लोग लेके आएंगे? पॉसिबल नहीं है कि हम लोग कहीं से लेके आएंगे। इसका मतलब ये है कि वो एग्जॉस्ट हो जाएगा और वो कभी नहीं वापस आ पाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 76 का ए। डैश इज द क्लोज्ड लूप और पाथ, डैश विद्युत घटकों के नेटवर्क द्वारा निर्मित एक बूंद लूप या पथ है जहां इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक क्लोज्ड लूप, ठीक है, एक बंद सा लूप रहेगा, मतलब बहुत सारा तार आपको जुड़ा हुआ दिख रहा है, और उसका क्या काम है, वो बना कैसे है? तो वो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का बना हुआ है, और उसका काम क्या है? तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना। अब इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप लोग, जो ऑप्शन बी है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको बहुत सारे लूप दिखते हैं और वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफ़र हो या फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो। ठीक है, तो वी विल कॉल इट एज इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरलोडिंग हैपन्स ड्यू टू। ठीक है, ओवरलोडिंग जो है वो किस वजह से होता है? शॉर्ट सर्किट के वजह से, डिक्रीज इन पावर सप्लाई के वजह से, या फिर इंक्रीज इन पावर सप्लाई के वजह से, या दोनों के वजह से। ठीक है, जो ओवरलोडिंग होता है वो क्यों होता है? तो जब भी आपको दिखेगा ओवरलोडिंग, जब भी आपको दिखेगा उसमें आपको देखेगा कि जल्दी जल्दी ऐसे लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है, लाइट फिर जा रहा है, लाइट आ रहा है, लाइट जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वोल्टेज होता है, ठीक है, पावर सप्लाई जो हो रहा है वो कम हुआ ज़्यादा हुआ, कम हुआ ज़्यादा हुआ, तो वैसे केसेस में ओवरलोडिंग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीज इन पावर सप्लाई एंड शॉर्ट सर्किट। ठीक है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी, डिक्रीज इन पावर सप्लाई एंड शॉर्ट सर्किट। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ये आप लोग को याद ही करना है। रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो है ओम हम लोग बोलते हैं, और ऐसे उसको जैसे उल्टा तरीके से सेमी सर्कल ऐसे उसका यूनिट होता है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम। कहाँ से?
जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, जिसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं, वो कहाँ से निकलता है? नॉर्थ पोल से, साउथ पोल से, दक्षिणी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से, ठीक है, या फिर सेंटर ऑफ मैग्नेट से। तो जब भी मैग्नेट को आप प्लेस करिएगा तो सेंटर ऑफ मैग्नेट का तो कोई रोल ही नहीं है, ठीक है, साउथ से नहीं जाता है। आपको याद ही रखना है ये फैक्ट कि ये हमेशा नॉर्थ से ही जाएगा, ठीक है, नॉर्थ से ही ओरिजिनेट करेगा। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस लाइन हमेशा के लिए, इट इज़ दैट, ठीक है, ये नॉर्थ से ही इमर्ज होता है। तो आंसर विल बी 8 का बी। कॉपर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइंस। क्यों हम लोग कॉपर का वायर यूज़ करते हैं? बहुत सारा ऐसे तार को काट के देखिएगा तो आपको दिखेगा कि वो कॉपर का बना हुआ है। अंदर उस तार के प्लास्टिक का जो रहता है या फिर अच्छा सा वो मटेरियल है प्लास्टिक, और उसके अंदर आपको कभी कभी दिखेगा कि कभी कभी नहीं, जनरली आपको दिखेगा कि कॉपर वायर को यूज़ किया गया है। तो क्यों यूज़ किया जाता है? हाई रेजिस्टिविटी के वजह से, उच्च रोधकता, फिर कम प्रतिरोधकता, फिर कोई प्रतिरोधकता नहीं होता है, इसमें से कोई विकल्प नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? अब ऑब्वियसली इतना तो ये समझ में आ रहा है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे तो ऐसा नहीं कि उसको रेसिस्ट करें। रेसिस्ट का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको कोई रोक रहा है तो उसके वजह से क्या होगा? एनर्जी का वेस्टेज होगा, इसीलिए वहाँ पे उसको रेजिस्टेंस नहीं चाहिए। वो चाह रहा है कि वो इस तरीके से मूव करे। अब इस तरीके से मूव करने के लिए उसको रेजिस्टेंस कम चाहिए, इसीलिए हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं कॉपर का, ठीक है। अगर वहाँ पे रेजिस्टेंस हाई हो जाता फिर तो इलेक्ट्रिसिटी जो मूव करता इधर से वो रुक जाता या धीरे धीरे फ्लो करता, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है तो जल्दी से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर जाएगा। बर्ड विथ स्विम इन वाटर हैव, ठीक है, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। पानी में तैरने के लिए पक्षियों को क्या चाहिए? तो पानी में जो तैरती हैं पक्षियाँ, उनको अगर आप देखे होंगे, जैसे डक अगर देखे होंगे आप, तो डक का जो पैर होता है तो पैर क्लाउज है उसके, बट बीच में क्या होता है? वेब बना होता है, ठीक है। एंड दे पैट वाटर, और फिर आगे वो लोग चलती हैं। पैट वाटर क्या? वो ज़मीन पे भी चलेंगे तो ऐसे पैट पैट करके ही चलते हैं, ठीक है। तो वो जो उंगली के बीच में वेब रहता है, वैसे टाइप का जो पैर है उसको हम लोग बोलते हैं वेब्ड फीट, ठीक है। तो वो लंबे चोंच से नहीं चलते, चौड़े पंख से नहीं चलते, पंजे वाले पैर से नहीं चलते, जबकि उनके पास जालदार पैर होती है जिसकी वजह से वो चल पाते हैं। एक्वेटिक बर्ड्स के बारे में, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस आर्सेनिक इन वाटर? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आर्सेनिक इज अ हैवी मेटल, ठीक है। अगर ये जाता है बॉडी में तो ये म्यूटेशन भी काउज कर सकता है, जो कि आपको दिखा भी होगा कि हमारे बिहार में वाटर इज़ वेरी मच अफेक्टेड ड्यू टू आर्सेनिक। गंगा का पानी है या डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में, आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 20 डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ 38 डिस्ट्रिक्ट इज अफेक्टेड बाय आर्सेनिक। और इसमें क्या होता है ना कि इसका जो सिम्टम होता है कि फिर क्या होता है, स्किन बाहर आने लगेगा, और एक टाइम के बाद होगा कि, और उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो जिसके वजह से हम लोग बोलेंगे कि आर्सेनिक के वजह से यहाँ पे स्किन कैंसर हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अल्जाइमर डिजीज़ क्या होता है? अल्जाइमर डिजीज़ होता है कि बुढ़ापे में जो मेमोरी लॉस हो जाती है, जो आप लोग मूवी देखे होंगे ब्लैक, उसमें अमिताभ बच्चन जो है, अल्जाइमर एक मूवी है जिसमें है भी कि वो उसका बुढ़ापा में, उसका बीमारी की वजह से उसका बुढ़ापे में, लेकिन ये नहीं होता है, या तो बुढ़ापा या तो इन्फेंट में ही होता है ये अल्जाइमर, और जिसके ट्रीटमेंट के लिए राइस ब्रैन ऑयल का आजकल ये भी होता है, आप लोग देखते होंगे ऐड आता होगा। तो ये क्या है? भूलने की बीमारी जो होती है उसके वजह से। हाँ, ब्लैक मूवी में वो जो उसका टीचर है तो वो उसको पहचान भी नहीं पाता, तो दैट इज़ इट। अल्जाइमर बुढ़ापे में याददाश्त वाली प्रॉब्लम के डिजीज़ को बोला जाता है। एनिमल लिविंग इन ट्री ट्रंक्स आर नोन एज, ठीक है। तो हम लोग ये कर चुके हैं अपने इन्वायरमेंट वाले क्लास में, डिफरेंट एनिमल्स को क्या क्या बोलते हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल का क्या मतलब है, एक्वेटिक का क्या मतलब है, एरियल का क्या मतलब है, एर्बोरियल का क्या मतलब है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो लोग पेड़ पे रहते हैं, ठीक है, पेड़ पे रहते वाले कौन कौन से हैं एनिमल, जैसे कि मंकी है, ठीक है। तो मंकी को हम लोग एरियल नहीं बोलेंगे क्योंकि ये फ्लाई नहीं करता, एयर में नहीं रहता है। लैंड वाला भी हम लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि हम लोग ज़्यादातर देखेंगे कि ये सब हाइट पे रहेगा, पेड़ पे रहेगा।
तो ये लैंड से भी हट गया, टेरेस्ट्रियल नहीं हो पाया। पानी में तो ख़त्म ही कहानी है, क्योंकि ये मैमल है, पानी में क्यों जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ नॉट एक्वेटिक, इट इज़ नॉट एरियल, इट इज़ नॉट टेरेस्ट्रियल, इट इज़ आर्बोरियल। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आर्बोरियल। बाकी उड़ने वाले तो नहीं है, ये नहीं है। एम्फीबियस का मतलब होता है जो लैंड में भी रहेगा और जो पानी में भी रहेगा। उभयचर भी नहीं है और एक्वेटिक तो नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल जो होता है, जैसे कि हम लोग क्या है, हम लोग हैं वार्म ब्लडेड और बर्ड, दो फैमिली। आउट ऑफ 5 फाइलम ऑफ वर्टिब्राटा 2 आर वार्म ब्लडेड, रेस्ट 3 आर कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। क्या क्या है, पाइसेस है, एम्फीबिया है, उसके बाद रेप्टिलिया है, उसके बाद एव्स है, उसके बाद मैमल है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि फिश जो है वो कोल्ड ब्लडेड, एम्फीबियन जो है उभयचर जो होते हैं वो भी कोल्ड ब्लडेड, रेप्टिलियन जो होते हैं वो भी कोल्ड ब्लडेड, बट आपका मैमल और बर्ड जो है वो वार्म ब्लडेड है। अब वार्म ब्लडेड है हम लोग का क्या मतलब, हम लोग अपने बॉडी के टेम्परेचर को नहीं चेंज कर सकते हैं। मछली के साथ क्या है कि अगर उसको ठंडे पानी में रख दीजिए तो उस ठंडे पानी के टेम्परेचर के हिसाब से अपने बॉडी का टेम्परेचर कर लेगा। अगर उसको आप गर्म पानी में रख देंगे तो गर्म पानी के हिसाब से वो बॉडी टेम्परेचर को कर लेगा। लेकिन हम लोगों के पास क्या ऑप्शन है, अगर बहुत गर्मी लग रही है या ठंडी के मौसम में बहुत ठंडी लग रही है, बहुत गर्मी लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, एसी ऑन कर लेते हैं। बहुत ठंडा लगता है तो हम लोग स्वेटर पहन लेते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को नहीं चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो जो कोल्ड ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड एनिमल होंगे वो क्या करते हैं, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन। इसमें से सबसे ज़्यादा जिंदा रहने वाला कौन सा पशु है। एलिफेंट है, क्रोकोडाइल है, कुत्ता है या फिर टॉर्टवाइज है, ठीक है। तो टॉर्टवाइज जो होता है 250 ईयर्स, 250, कोई टॉर्टवाइज 400 साल भी जिंदा रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कछुआ, ठीक है। पौधों के भोजन किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित होते हैं। फूड इज स्टोर्ड इन प्लांट्स इन विच फॉर्म, ठीक है। हमारे प्लांट में जो फूड होता है वो किस फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो देखो ग्लूकोज तो बनता है, जो हम लोग फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस देखते हैं उसमें CO2 + H2O, उधर जाके क्या होता है C6H12O6। वी हैव डन दिस ऑल थिंग्स इन चैप्टर्स, ठीक है। तो आप लोगों का अगर मिस हुआ है तो आप वापस से उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो आपको मिलता है प्रोडक्ट उसका नाम है ग्लूकोज। बट ग्लूकोज बार बार अपने आप को अगर पॉलीमर बनाएगा तो वी विल कॉल इट एज स्टार्च, जो कि प्लांट में हम लोगों को स्टार्च मिलता है, ठीक है। तो दैट इज ए। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, ये चीज़ भी हम लोगों ने डाइजेशन में किया है कि जो हम लोग जो प्रोटीन खाते हैं, लाइक एग खा रहे हैं या दूध में प्रोटीन है वो खा रहे हैं, ठीक है। कोई प्रोटीन अगर हम लोग ले रहे हैं तो वो क्या करता है, वो छोटा छोटा टुकड़ा में टूटेगा और वो जो छोटा टुकड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं एमिनो एसिड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 88 का बी। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज सैंग्विनिवोरस। कौन सा जानवर है वो रक्तहारी है। रक्तहारी मतलब जो रक्त पे डिपेंड करता है, अपना फूड रक्त को बनाता है। तो कौन सा है यहाँ पे, ऑब्वियसली मॉस्क्यूटो है, मच्छर ही है, सबका खून चूसने वाला है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज एंड देन प्यूरिफाइज द ब्लड, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने वाला ऑर्गन कौन सा है हमारे बॉडी में, ठीक है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने वाला, तो जैसे अभी हम लोग प्लांट में देख रहे थे कि ग्लूकोज का पॉलीमर जो है वो क्या बनाता है, स्टार्च। सिमिलरली अगर एनिमल में हम लोग देखें, हमारे बॉडी में जो बहुत सारा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजेन में बदल जाएगा, ठीक है। तो बाद में whenever we are in फास्टिंग या फिर हंगर है, ठीक है, खाना नहीं खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग मर जाते हैं तुरंत, है ना। क्यों नहीं मरते हैं, क्योंकि ये जो ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में स्टोर्ड है वो वापस से टूटने लगेगा ग्लूकोज में और वहाँ से हम लोगों को एनर्जी आएगा, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, ये काम करता है लिवर। लिवर क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देता है और फिर प्यूरिफाई करता है हमारे ब्लड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, ठीक है। तो हमारे बॉडी में क्या होता है कि जो पाचन की क्रिया है हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है, बट ऐसा नहीं है कि माउथ में सारा जो है पाचन
वो सारा हो जाता है। वहाँ पे सिर्फ एक ही पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, वो है हमारे बॉडी में जो शुगर होता है उसको ये करने लगता है, ब्रेक डाउन करने लगता है, ठीक है। तो हमारे माउथ में सिक्रीट होता है टाइलिन या फिर सैलिवरी अमाइलेज। इसका क्या काम है? इसका ये काम है कि बड़े बड़े जो कार्बोहाइड्रेट हैं उसको छोटा छोटा तोड़ने लगना और माउथ में, ठीक है। तो यहाँ पे सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट के बड़े मॉलिक्यूल्स पे ये काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे है बी वाला स्टार्च। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दीज हैव ऑलरेडी बिन डन। चैप्टर्स में हम लोगों ने केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से इसको किया है, डिस्कवरी, ठीक है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बहुत आसान 92 का सी हो जाएगा, थॉमसन ने किया है, ठीक है। विच आइसोटॉप इज यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अभी हम लोग देख रहे थे कि जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें हम लोग ताप जनरेट करते हैं ना, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होगा उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग क्या जनरेट करते हैं? उसमें हम लोग जनरेट करते हैं न्यूक्लियर पावर, ठीक है। तो देखियो आयोडीन 131 और कोबाल्ट 60, ये तो कट गया। दो में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, आइसोटोप का नाम है U235। ए इज द राइट आंसर। What source of alpha particle in Rutherford scattering? What was the source of alpha particles? ठीक है, रदरफोर्ड जो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया था, एक शीट पे उन्होंने अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया था, जिसके वजह से फिर उनको डिस्कवरी कर पाए थे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था उसको रदरफोर्ड प्रकीर्णन की प्रयोग कहते हैं, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सोर्स को वो यूज़ किए थे, जिसके वजह से क्या बम्बार्डमेंट किए थे, जिसके वजह से अल्फा पार्टिकल निकल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल निकालने के लिए तो छोटा सा हीलियम काफ़ी है, ठीक है। तो सी हो जाएगा 94 का सी। What property of element determines its chemical behavior? यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो केमिकल बिहेवियर है, कोई भी जो कंपाउंड है वो केमिकल बिहेवियर शो करता है। केमिकल बिहेवियर शो करने का मतलब है कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बनाएगा और वो बाइंड करेगा, फिर टूटेगा, फिर जुड़ेगा, फिर टूटेगा। तो केमिकल बिहेवियर जो होता है वो किस वजह से होता है? साइज ऑफ एलिमेंट की वजह से, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट की वजह से, मोलर मास की वजह से, या फिर नॉन ऑफ दिस, इसमें से कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको दिखता है, जैसे कि आप देखिएगा कोई भी कंपाउंड, ये सब बहुत अच्छे से हम लोगों ने क्लास में किया हुआ है, तो जरूर से उसको रिवाइज कर लीजिएगा। कोई भी कंपाउंड हम लोग ले लिए H और एक हम लोग लिए क्लोराइड का Cl, ठीक है। तो H के पास 1 वैलेंसी, क्लोराइड के पास भी 1 वैलेंसी। तो अगर हम लोग इसका सिंबल लिखेंगे, ये बनाएंगे, तो वो हो जाएगा HCl, ठीक है। HCl हो जाएगा। इसका ये मतलब हम लोगों को क्या पता चला कि वैलेंसी का रोल प्ले हो रहा था, ठीक है। उधर से 1 इधर आ रहा था, उधर से 1 इधर आ रहा था, ठीक है। तो ये हो जाएगा वैलेंसी ऑफ एलिमेंट के ऊपर जो केमिकल प्रक्रिया है वो डिपेंड करती है। 96 में भी व्हाट वर द कंक्लूजन मेड बाय रदरफोर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो देखिए जो रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या था कि एक सीड था जिन पे उन्होंने अल्फा न्यूक्लियस को बार बार टकराया, बम्बार्डमेंट किया। तो उसमें क्या हो रहा था कि जहाँ पे न्यूक्लियस था वो उसको टकरा के डेविएट कर दे रहा था। कभी कभी कोई एटम जो है वो कुछ नहीं रिएक्शन कर रहा था, ठीक है। तो उससे पता चला था कि जो एटम होता है, मोस्ट पार्ट ऑफ एटम जो होता है वो एम्प्टी होता है, ठीक है, वो भरा हुआ नहीं रहता, नहीं तो वो सबको टकरा के वापस भेज देता है। Which of the following does not match characteristic of isotope? Isotope का क्या मतलब है? Now see, the isotope of some elements are radioactive. Isotopes are atom of different element. Isotopes differ in number of neutron and isotope have similar chemical properties. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डज नॉट मैच बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे गलत स्टेटमेंट देखना है। देखो आइसोटोप ऑफ सम एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव, ये तो हम लोगों को पता है, हम लोग अभी भी देख रहे थे आयोडीन के बारे में,
कोबाल्ट के बारे में यूरेनियम 235, यूरेनियम 238. सो दीज आर रेडियो एक्टिव एंड दीज आर आइसोटोप. आइसोटोप्स आर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. ठीक है, तो नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा. आइसोटोप अगर हम लोग बोल रहे हैं तो हाइड्रोजन के 3 फॉर्म्स है, जैसे प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है, तो ये हाइड्रोजन के ही 3 फॉर्म्स है. ठीक है, तो यही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स का नहीं हो सकता आइसोटोप. आइसोटोप एक ही एलिमेंट का डिफरेंट फॉर्म्स होगा, वहाँ पे डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर्स हो जाएंगे. Which of the two will be chemically more reactive? सल्फर जिसके पास 16 एटॉमिक नंबर है, क्लोरीन जिसके पास एटॉमिक नंबर 17 है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि केमिकली कौन रिएक्टिव होगा. केमिकली रिएक्टिव होने के लिए वो कितना जल्दी रिएक्शन करता है उस पर डिपेंड करेगा, है ना. तो अगर हम लोग देखेंगे सल्फर को, तो सल्फर को देखिए और इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग. ठीक है, तो सल्फर जो है उसके पास क्या है, 6 बोल रहा है कि देखो सल्फर लिखने के लिए 282 करेंगे हम लोग, तो ये दोनों तो फुल्ली फिल्ड है, इसका कोई काम नहीं है. सॉरी 282 नहीं 286. तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, इसको 2 और चाहिए. ठीक है, 2 और चाहिए तब जाके केमिकली ये स्टेबल होगा. लेकिन क्लोरीन के साथ क्या है, क्लोरीन के साथ है कि यहाँ पे 2 है इसके पास, यहाँ पे 2 है इसके पास, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2. ठीक है, यहाँ पे 1 है इसके पास. ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो है 287. ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ को ये जो लास्ट वाला ऑर्बिट है इसको 8 हो जाएगा तो वो केमिकली फिर स्टेबल हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके पास 7 है, इसको 1 चाहिए, इसके पास 6, इसको 2 चाहिए, तो कौन देगा 2. ठीक है, 1 देने वाले पहले मिलेंगे ना इसको, क्लोरीन को, तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा क्योंकि उसका डिमांड कम है, उसका 1 ही इलेक्ट्रॉन डिमांड है. ठीक है, तो दैट इज केमिकली एक्टिव. नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल नो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट एग्जिबिट द इलेक्ट्रोवैलेंसी. ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रोवैलेंट नहीं है. ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट हम लोग 2 चीज़ पढ़े थे. हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब है कि कंप्लीट लॉस या कंप्लीट गेन, लेकिन कोवैलेंट का मतलब है कि वो शेयरिंग करते रहता है. तुम मेरा 2 लो और हमको तुम अपना 2 दे दो. ठीक है, तो ऐसा अगर आप बना के देखिएगा, हम लोगों ने बहुत डिटेल में ये सब चैप्टर्स किए हुए हैं, तो इसको बना के बनाइएगा स्ट्रक्चर, तो आपको दिखेगा कैल्शियम जो है उसके पास ये कोवैलेंसी शो करता है, ना कि इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करता है. Which of the scientists gave the concept of fixed energy levels around the nucleus. ठीक है, तो एनर्जी लेवल के बारे में किसने बताया था, रदरफोर्ड. हम लोगों ने देख लिया कि इनका स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट था, गलत. फिर थॉमसन में हम लोगों ने देखा कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया है. नील बोर विल बी द राइट आंसर एंड बी इज योर राइट आंसर. ठीक है, okay, now we will start the last section which is Bihar special. So we have already done our geography and we have already done our science. Next is our Bihar special. ठीक है, तो गोपालगंज के बारे में ये क्वेश्चन है, और गोपालगंज के बारे में ये जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि गोपालगंज इन बिहार इज फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ. जो गोपालगंज वाला एरिया है वो किस लिए फेमस है. तो एक चीज़ और है कि वो जो 100 जो हम लोग देखते हैं ना सेक्स रेशियो, तो 1000+ है इसका, 1028, तो ये सबसे आगे है उसमें भी. और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ इसमें से कौन सा चीज़ वहाँ पे मिलता है, तो साल्ट पेटर के लिए गोपालगंज जाना जाता है, जिसको हिंदी में हम लोग सोरा भी बोलते हैं. What is the name of hill located in the northwest of Bihar which is also known as शिवालिक रेंज. बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ी का नाम जिसे शिवालिक रेंज से भी जाना जाता है. ठीक है, तो जो बिहार का जो शिवालिक रेंज है, बिहार का जो हिल है, वो आपको ऐसे इस तरीके से दिखेगा कि जिगजैग वे में दिखेगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा न्यू ट्विस्टेड माउंटेन, सी हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर. Which part of Bihar receives maximum rainfall in the summer? ठीक है, so when we are talking about the maximum summer,
यू विल सी कि हम लोगों ने शुरुआत में एक बिहार का मैप देखा था, वहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि किशनगंज है, फिर अररिया है, फिर पूर्णिया है, फिर कटिहार है, ठीक है, सबसे उधर ईस्टर्न वाले पार्ट में। तो सबसे ज़्यादा जो बारिश या फिर सबसे ज़्यादा जो पानी होता है वो किशनगंज में होता है। तो हम लोग किशनगंज किस पार्ट में देख रहे थे, हम लोग किशनगंज अपने एक बार हम लोग देख लेते हैं, या हम जब टाइम ही मिला है और हमारे पास है ही मैप तो एक बार इसको देख लेते हैं। बहुत अच्छे से आप लोगों को मैप करना है, क्योंकि बिहार ही में आप लोगों को जॉब करना है, तो यू नीड टू फोकस ऑन मैप एंड यू हैव टू लर्न दिस मैप। जस्ट होल्ड ऑन, भी आ जाएगा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है कि हम लोग बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान ही रखना है। इसी तरीके से N हो जाएगा, S हो जाएगा, E हो जाएगा एंड W, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि ईस्टर्न एरिया में, ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, नॉर्थ ईस्टर्न, ईस्टर्न, इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो विच पार्ट ऑफ द बिहार इज इट, इट इज़ ईस्टर्न, ये पूर्वी एरिया है, इस तरीके से। और बाकी भी आप लोग जब चीज़ें पढ़ेंगे तो दो चीज़ आप करेंगे कि सारा का सारा बॉर्डर्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेपाल के साथ ये सब सारा टच कर रहा है, तो ये भी क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। फिर इधर आपको वेस्ट बंगाल वाला, फिर आपको इस साइड यूपी वाला, फिर इधर नीचे में झारखंड से कौन सटा हुआ ये पता होना चाहिए। फिर हम लोगों को ये भी बहुत ज़रूरी है याद रखना कि ये पटना है विच इज़ कैपिटल, है ना, यहाँ तक, सॉरी। तो पटना के साथ कौन कौन कनेक्टेड है ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए हम लोग इस तरीके से तैयार करके जाएंगे कि पटना के साथ कौन कौन कनेक्टेड है, ठीक है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरीके से ही आपको मैप कंप्लीट करना है। फिर बाकी जो इसके जोग्राफिकल हैं वो तो आपको करना ही है, जोग्राफिकल एस्पेक्ट को करना ही है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे ना, ईस्टर्न पार्ट, पूर्वी भाग में रेनफॉल ज़्यादा होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीम डैम सेंचुरी इज लोकेटेड इन मुंगेर। भीम डैम सेंचुरी जो है, बिहार में नेशनल पार्क एक ही है लेकिन सेंचुरी यहाँ पे है ज़्यादा, ठीक है, या फिर वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स। तो नेशनल पार्क तो एक ही है, तो अभी हम लोग को यहाँ पे खैर जो भी है भीम डैम के बारे में पूछा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे कौन सा फॉरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो भीम डैम सेंचुरी जो है वहाँ पे मिलता है ऑटम वाला फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राई और वेट दोनों दिया हुआ है ऑप्शन में, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भीम डैम सेंचुरी है वो मुंगेर में होने की वजह से वहाँ पे कैसे होगा, ड्राई हो जाएगा फॉरेस्ट, ठीक है। अगर आपको ईस्टर्न पार्ट में दिखता है कोई फॉरेस्ट तो दैट विल बी लाइक मॉइस्चर वाला, अदरवाइज आपको ड्राई वाला दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 104 का सी, ऑटम। ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट विच डिवीजन वॉज अंडर पीपल्स रूल फॉर 2 months, ठीक है। इसमें पूछ रहा है भारत छोड़ो का जो आंदोलन हुआ बिहार में, अगर उसका प्रभाव देखेंगे तो कौन सा ऐसा एरिया था जिसको 2 महीना के लिए वहाँ पे कौन सा शासन, वहाँ पे पीपल्स शासन, लोगों के शासन में था, ठीक है। तो ये कहाँ था, ये दरभंगा रीजन वाला, दरभंगा महाराज वाला जो रीजन था वहाँ पे था, और उसको हम लोग बोलते हैं तिरहुत। सो आंसर विल बी 105 का ए। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार बोवाइन पॉपुलेशन इज हाईएस्ट, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है कि काऊ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, बिहार में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली पटना, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the longest highway in बिहार। हाँ, तो ये आई थिंक थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, यहाँ ऑप्शन हो जाएगा NH57 ही कनेक्टेड हो गया 27 के साथ, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, 107 का डी। लाल बकाया एंड लखे देई बिहार की किस नदी के सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए कि जो बिहार की नदियां हैं वो ऊपर से यानी कि नॉर्थ साइड से कौन सा फ्लो कर रहा है और साउथ साइड से कौन सा फ्लो कर रहा है, ठीक है। प्लस उसके ट्रिब्यूटरीज भी आपको याद रखने हैं। तो लाल बकाया लखेदेई जो है वो बागमती रिवर का सहायक नदी है, 108 का डी हो जाएगा। इन विच ईयर पटना वॉज रीनेम्ड एज अजीमाबाद बाय अजीम उल शाह,
ठीक है। ठीक है, तो ये कब हुआ था ऐसा? तो देखो ये जो थे बहादुर शाह के, ये क्या थे, आई थिंक बहादुर शाह के अजीम शाह जो थे वो बहादुर शाह के ही क्या बोलते हैं, बहादुर शाह के वो बेटे थे, सन थे, ठीक है। और उन्होंने ही अजीमाबाद शहर बसाया था, जिसको हम लोग बाद में चल के हम लोग जो पटना बोल रहे हैं ये वही है, ठीक है। तो ये जो थे अजीम उस शाह, ये बहादुर शाह के बेटे और ग्रैंड सन थे ये औरंगजेब के, ठीक है। और इन्होंने अजीमाबाद को अपने नाम पे ही बसाया था और उसी को वापस बाद में पटना बोल दिया गया। तो ये कौन से साल में? ये 1704 में किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट एवर रामसाइट साइट ऑफ बिहार, ठीक है। तो देखें यहाँ पे रामसार साइट जो है वो हम लोग किसको बोलते हैं? वेटलैंड को बोलते हैं, ठीक है। पानी भी रहेगा, मिट्टी भी रहेगा और वो थोड़ा सा गीला मिट्टी टाइप का एरिया जो रहता है। बट दीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, इकोलॉजिकली दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी दिखते हैं और इसको बोला जाता है कि ये लंग्स हैं, हमारे इन्वायरमेंट का लंग्स है, इसीलिए इसकी प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए। एंड इंडिया हैज़ साइंड दिस रैटिफिकेशन ऑल्सो विच इज़ कॉल्ड रामसार कॉन्वेंशन ऑफ फॉर वेटलैंड, ठीक है। तो हमारे बिहार में भी ऐसा एक है जो कि बेगूसराय में लोकेटेड है, कांवर झील बोलते हैं। और कांवर झील जो है हमारे बिहार का सबसे पहला रामसार वेटलैंड एरिया है, ठीक है। एंड दैट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड एज वेल। तो इसको हम लोग यहाँ पे आई थिंक दैट क्वेश्चंस आर डन। 55 क्वेश्चंस हम लोगों को करने थे एंड द क्वेश्चन इज ओवर, ठीक है। जिसको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा वो आप gurumantra.online पे ही अपने ही एप्लीकेशन में आपको क्या करना है कि आप अपना टेस्ट नंबर देखिएगा और टेस्ट नंबर के बाद आप PDF उसको डाउनलोड करिए और अच्छे से इसको रट सकते हैं। वैसे ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन द डिस्कशन, ठीक है। सो इन नेक्स्ट पार्ट वी विल बी डूइंग नेक्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहीं पे क्लोज करते हैं आज के सेशन को। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।